नमस्कार, न्यूज़ 21 भारत में आपका स्वागत है। दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं जयश्री। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं को पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। लाठीचार्ज उस वक्त हुआ जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर जगन्नाथ मंदिर के पीछे बने दूसरे बैरिकेड को भी तोड़ दिया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करने के बाद वाटर कैन से भी पानी की बौछार की, जिसके बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ता तितर-बितर हो गए। लाठीचार्ज की घटना के बाद भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत अन्य नेता सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। मौके पर सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार लगातार जारी रही, लेकिन फिर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जारी रखा। हम 12 किलोमीटर तक शांतिपूर्ण अनुशासन में आ रहे थे, लेकिन जिस बर्बरता के साथ अनुशासित कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, एक बार फिर लोकतंत्र सर्वसार हुआ। एक बार फिर देखिए, 12 किलोमीटर हम डिसिप्लिन रूप में विधानसभा के घेरने आ रहे थे। यह तुष्टीकरण नीति खिलाफ कोई बेरोजगारी का सवाल नहीं पूछे इनसे, कोई महिला उत्पीड़न का सवाल इनसे नहीं पूछे, किसानों के विषय में कोई सवाल नहीं पूछे और कोई सवाल नहीं पूछे। पहली कोविड और दूसरी कोविड में झारखंड सरकार विफल रही, इस पे सवाल नहीं पूछे विधानसभा में। और 5 लाख एक साल के अंदर नौकरी दे देंगे, अन्यथा कुर्सी छोड़ देंगे। 2.25 साल छोड़ ये बर्बरता। दूसरी बार झारखंड के अंदर लोकतंत्र सर्वसार हुआ। अब हम तो यहीं बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वहां वो तुष्टीकरण नीति के तहत जो कमरा अलॉट किया गया है उसको वापस नहीं किया, रोल बैक नहीं किया, हम यहीं बैठेंगे। नहीं तो सोमवार को हमको जलाभिषेक करने का वहां अवसर प्रदान करें, वहां शिवलिंग की स्थापना करें, वहां मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करो, हम आरती करेंगे। बुधवार को गणेश जी की आरती करेंगे, बृहस्पतिवार को बगलामुखी आरती करेंगे, शुक्रवार को हम संतोषी माता का, और शनिवार कहीं चढ़ गया तो कुर्सी चली जाएगी। इसलिए शनि भगवान को वहाँ हम तेल भी चढ़ाएंगे और रविवार को हमारा सूर्य देवता का जलार्पण करेंगे। दे दो हमको जगह, नहीं तो जगह खाली करवाओ, रोल बैक करो। दीपक जी को बाह में चोट लगी है। मैं कह रहा हूँ ना, यह बर्बरतापूर्ण यहाँ दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए हैं। शांतिपूर्ण हमें तो चोट नहीं लगी है, लेकिन मारने की लोगों ने कोशिश किया। हमारे पास जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन लोगों ने बचा लिया, और मैंने तो देखा है किसी सिपाही ने लाठी से, जिसको बोलते हैं ऐसे मारना नहीं मिलती, ऐसे पूछने की उन्होंने कोशिश की थी। तो बिल्कुल हेमंत सोरेन सरकार की नीयत स्पष्ट है। वो एक तो आवाज को दबाना चाहती है, नेताओं को कुचलना चाहती है, वो साफ दिख रहा था। दीपक जी को बाह में चोट लगी है सर। स्वाभाविक रूप से इनको लगी हुई है, और काफी लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है। हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे, इस लड़ाई को यहीं हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी महिला मोर्चा के साथ लाठीचार्ज की गई है, पूरी तरह से पीटा गया है। सभी लोगों के ऊपर, महिलाओं किसी को भी नहीं छोड़ा गया है, नेताओं को भी नहीं, महिलाओं को भी नहीं, और निहत्थे लोगों के ऊपर लाठी चलाना। हम लोग क्या मांग कर रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष से जा करके हम सब लोग ये कहेंगे कि भाई आपने जो अधिसूचना जारी की है, आपने जो नोटिफिकेशन किया, उसको अब रद्द करिए। लोकतंत्र की मंदिर में और कोई मंदिर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ लोकतंत्र का ही मंदिर रहना चाहिए। जमीन पर उतारने का काम करेंगे। आपको भी बहुत सारी चोटें आई। चोटें आई है, वो हमको कोई उससे मतलब नहीं। मतलब इस बात से कि ये सरकार लाठी से सरकार चलाना चाहती है, और लाठी की सरकार लंबे समय तक नहीं चलती। धन्यवाद। हम लोग ने पर्याप्त बल का डिप्लॉयमेंट किया है, पर्याप्त मजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट किया है। सिटी एसपी साहब हम खुद स्वयं मौके पे हैं। हमारा प्रयास यही है कि शांतिपूर्वक सब निपट जाए, और अगर नहीं निपटता है शांतिपूर्वक तो हम लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। बीजेपी का कहना है कि हम लोग तो पहुँच के रहेंगे, क्या पूरी तरह से कुछ एक्स्ट्रा फोर्स या फिर लाठीचार्ज की भी कुछ संभावना है? हमारा पहला प्रयास यही है कि सब शांतिपूर्वक निपट जाए। सर, बगल में विधानसभा है और ये लोग इतने
तादाद में आ रहे हैं, पूरे दल के साथ आ रहे हैं, तो क्या प्रयास रहेगा आपके साथ? हम लोग ने बैरिकेडिंग कर रखा है, पर्याप्त बल का डिप्लॉयमेंट है, पर्याप्त मजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट है। तो हमारा कोशिश यही है, हमारा प्रयास यही है कि शांतिपूर्वक सब निपट जाए। होते हैं तो क्या करेंगे? हम लोग का डिप्लॉयमेंट है, तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। मुर्दाबाद 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद 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 हेमंत सोरेन हाय 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 हेमंत सोरेन हाय 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 हाय। मैम आपके साथ लाठीचार्ज की गई है, इस पे लाठीचार्ज की गई। ये सरकार महिलाओं को साथ में कत्ल हो रही है। ये सरकार महिला विरोधी है। ये सरकार व्यक्ति विशेष एक विशेष वर्ग का सरकार है, जनतंत्र की सरकार नहीं है। आज हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से बात कर रहे हैं। ये लाठी चलाती है, ये सरकार के सामने कोई मुद्दा नहीं है। महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानती है, ये सरकार निकम्मी है। ये सड़ी गई सरकार है, इसके पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। आदिवासी आपके साथ मारपीट की गई, मारपीट की है। रूपा तिर्की के मामले में सरकार कुछ नहीं बोलती है। बीजेपी के मिश्रा इतना गंदा जो रूपा तिर्की को बोले हैं, उस पर कुछ नहीं बोलती है। जो आवाज उठाता है पत्रकार है, जो समाज सेवी है, उस पर फर्जी एफआईआर करता है। और जो आरोपी है, सीबीआई जांच के लिए इसका मुंह से बकर नहीं फूटा। रांची नगर निगम परिषद की बैठक 13 सितंबर को होगी। इस संबंध में मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने पूर्व में नगर आयुक्त को पत्र लिखकर निर्देश दिया था। वहीं नगर आयुक्त ने निगम परिषद में बैठक में शामिल किए जाने वाले प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए संबंधित फाइल मेयर को भेजा। मेयर ने निगम परिषद में बैठक में शामिल होने वाले कुछ प्रस्ताव को रोक दिया है। मेयर ने स्पष्ट टिप्पणी की है कि किन कारणों से संबंधित प्रस्ताव को निगम परिषद की बैठक में उपस्थित नहीं करने पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि कार्यविधि संख्या 9 सहायक अभियंता शिवशंकर कुमार की सेवा अवधि लगभग 6 माह पूर्व 11 मार्च 2021 को समाप्त हो चुकी है। इसी बीच 19 मार्च और 19 अप्रैल 2021 को स्थायी समिति बैठक व दिनांक 25 और 27 मार्च समेत 8 जुलाई 2021 को रांची नगर निगम परिषद की बैठक हुई थी, परंतु इन बैठकों में संबंधित प्रस्ताव को उपस्थित नहीं किया गया था। साथ ही कार्यविधि संख्या 10 झारखंड आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन रांची की ओर से दिनांक 23 फरवरी 2021 को पत्र के माध्यम से कहा गया था कि वर्षों से कार्य कर रही एजेंसियों को हटाना न्यायोचित नहीं है। कार्यविधि संख्या 11 मैसेज गैलेक्सी को आवंटित जोन व पॉल की गणना के बाद 3 बार निविदा निकाली गई थी। अब एजेंसियों को आवंटित पॉल की संख्या आधी बताई जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्य संख्या 14 झारखंड नगर पालिका जल कार्य जल संयोजन नियमावली 2020 का प्रस्ताव 25 मार्च 2021 को भी रांची नगर निगम परिषद की बैठक में उपस्थापित किया गया था। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोरबादी में बहुत जल्द ब्लू टर्फ पर खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। अभी यहां सिंथेटिक टर्फ लगाया हुआ है, जो अभी पूरी तरह से खराब हो गई है। टर्फ जगह जगह पर काई और गंदगी जम गई है, जिस पर खेलने से खिलाड़ियों को गंभीर चोट लग सकती है। ब्लू टर्फ के अलावा स्टेडियम के अंदर और बाहर की तस्वीर भी बदलने वाली है। आधुनिक तकनीक और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसका रिनोवेशन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि नवंबर या दिसंबर में एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम की तस्वीर बदलने का काम शुरू हो जाएगा। इस स्टेडियम में कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखा दिया है। 2012 में हुए लंदन ओलंपिक में भी पहली बार ब्लू टर्फ का उपयोग किया गया था, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट ब्लू टर्फ पर ही खेले जा रहे हैं। 2016 में रियो डी जेनेरियो में खेले जाने वाले ओलंपिक में भी ब्लू टर्फ का ही इस्तेमाल किया गया था। लंदन ओलंपिक के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ब्लू टर्फ पर मुकाबले करवा रहा है। राज्य में ब्लू टर्फ लगते ही अंतर्राष्ट्रीय मैचों के मेजबान का रास्ता साफ हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य होगी। पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे। वहीं आज रांची, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा के साथ पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश के साथ मेघ गर्जन हो सकता है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया है कि 11 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके कारण 12 सितंबर से राज्य के मौसम में फिर से परिवर्तन देखने को मिलेगा। वहीं 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य रहेगी।
और हल्की सी बारिश हो सकती है। बता दें कि पिछले 24 घंटों में राज्य में मानसून की स्थिति बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय क्षेत्र के कारण बदलती दिखती है। ये चक्रवातीय क्षेत्र फिलहाल ओडिशा और छत्तीसगढ़ के पाक मार्ग पर है। पूर्वानुमान में बताया गया है कि ये उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ सकती है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 31,000 नए मामले मिले हैं। 290 लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है। इस दौरान राहत की बात यह है कि सक्रिय मामलों में 12,000 से ज़्यादा की कमी आई है। वहीं केरल में आज 25,772 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 189 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। बात करें महाराष्ट्र की तो पिछले 24 घंटों के दौरान 3,626 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें 37 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि देश भर में कोरोना के नए मामलों में तेजी से गिरावट आई है। कोरोना मरीजों को रिकवरी करने में लगातार सफलताएं मिल रही है। वहीं पिछले 2 दिनों में नए कोरोना संक्रमितों की तुलना में रिकवरी की संख्या अधिक दर्ज की जा रही है। एक्टिव केस में भी गिरावट दर्ज की गई है। देश में अब तक 69 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी सदन के बाहर भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन कर विधानसभा के अंदर नमाज पढ़ने को लेकर आवंटित किए गए कमरे को रद्द करने की मांग की है और यह मुद्दा लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। आज इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा घेराव का आह्वान किया गया। इस मुद्दे को लेकर लगातार संसद बाधित रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने स्थानीय मुद्दों को लेकर संसद के अंदर सवाल उठाए, जिस पर कहा गया कि सभी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। वहीं नमाज पढ़ने के लिए जो कमरा आवंटित की गई है उसका भी विरोध करने के साथ साथ स्थानीय मुद्दे, नियोजन नीति जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार तक मांग पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है उसे कलंकित करने का काम किया जा रहा है। इस लोकतंत्र के मंदिर में इबादत की जगह आवंटित किया जाना गलत है और यह लोकतंत्र और संविधान के विरोध में है। इसलिए यह दोनों मुद्दे, नियोजन नीति और लोकतंत्र के मंदिर को बचाने के लिए हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अब जब सरकार तुली हुई है कि आप संविधान से नहीं बल्कि मजहबी राज्य देश को बनाने पर कांग्रेस और जेएमएम तुली हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर गैर संवैधानिक काम होगी, क्योंकि संविधान मजहबी राज्य की इजाज़त नहीं देती है और इसलिए हम लोगों ने बार बार मांग कर रहे हैं कि भाई लोकतंत्र की मंदिर है तो उसको लोकतंत्र का मंदिर ही रहने देना चाहिए, उसमें और कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष ने नमाज के लिए अलग से एक कमरा आवंटित करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, गैर संवैधानिक है, संविधान के विरोध में है और इसलिए पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ रही है। आज जो है आज विधानसभा घेराव भी है। अब स्वाभाविक है, हमने कहा कि सदन से लेकर के सड़क तक, पिछले दिनों जिला मुख्यालय में भी पुतला दहन हुआ, धरना हुआ और आज पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा के कूच किए हैं, तो आ रहे हैं बड़ी तादाद में। और ये हम बोले पूरा देश विधानसभा के अध्यक्ष के आचरण से आज पूरे देश में लोग आहत हैं। आखिर विधानसभा के अध्यक्ष इस प्रकार के निर्णय कैसे कर सकते हैं गैर संवैधानिक, क्योंकि भारत का संविधान मजहबी राज्य की इजाज़त नहीं देती है और उसके बाद विधानसभा के परिसर में नमाज को पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करना, आज पूरे देश के जो लोकतंत्र प्रेमी, संविधान प्रेमी, वो सारे लोग विधानसभा के अध्यक्ष से आते हैं उसके निर्णय से। और इसलिए ये आंदोलन विधानसभा यहाँ सदन से लेकर के सड़क तक लड़ी जाएगी और हम सब लोग लड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में खिचड़ी विधायक राजेश कश्यप के नेतृत्व में फुटबॉल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही अंडर 17 के खिलाड़ियों ने मुलाकात की। फुटबॉल का प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक अनंत प्रसाद ने मुख्यमंत्री को बताया कि कांके और मांझी में करीब 300 बच्चियों को फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री से आनंद प्रसाद ने एक आवासीय प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की बच्चियों के बेहतर प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही और सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कोविड-19 हेतु छूट के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने के लिए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक
विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री के कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में बन्ना गुप्ता, मंत्री सह उपाध्यक्ष, आपदा प्रबंधन विभाग, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सक, शिक्षक एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग एवं सहकारिता विभाग ने भाग लिया। झारखंड विधानसभा में वैश्य पिछड़ा समाज के माननीय मंत्री को शब्दों से अपमानित किया गया। इसको कभी भी पिछड़ा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी या संगठन का व्यक्ति हो। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इसकी कड़ाई से निंदा करता है। उक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता में कही। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ओबीसी हितों के रक्षा एवं सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता है। सदन में एक राष्ट्रीय पार्टी के माननीय वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह द्वारा पिछड़े वर्ग के वरिष्ठ मंत्री को अपमानित करने का काम किया गया है। वहीं श्री गुप्ता जी ने कहा कि क्या टेम्पो का ड्राइवर होना, टिकट काटना अपमान की बात है? यह माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे वैश्विक पिछड़ा समुदाय व टेम्पो चालक का भी अपमान है। इस बात को लेकर राज्य के विभिन्न जिलों सहित रांची में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। कल झारखंड विधानसभा में जिस तरह से माननीय वरिष्ठ मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीपी सिंह के द्वारा अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, उसका राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा कड़ी निंदा करता है। क्या देश में, राज्य में टेम्पू चलाने वाले, टिकट काटने वाले लोग मंत्री नहीं बन सकते हैं? सीपी सिंह जी ने जो ऐसा अपमानित काम किया है, वह सिर्फ बन्ना गुप्ता जी का ही अपमान नहीं हुआ है। यह अपमान राज्य के तमाम दबे कुचले वैश्य पिछड़े समुदाय के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री, पिछड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी अपमान है। सीपी सिंह जी के इस अपमानजनक शब्दों से स्पष्ट झलकता है कि आज भी उनके अंदर सामंती सोच बरकरार है। उनके इस कुकृत्य से राज्य में भारी आक्रोश है, जो कभी भी फूट सकता है। झारखंड में राज्य पुलिस सेवा के तहत जाति को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिससे एक अधिकारी की नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि वह आरक्षण कोटा से बहाल हुआ था। लेकिन जिस जाति का हवाला देकर पीताम्बर सिंह खरवार ने नौकरी प्राप्त की है, वह उस जाति का नहीं है। निरसा के अनुमंडल पुलिस अधिकारी पीताम्बर सिंह खरवार आदिवासी बनकर नौकरी कर रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की गठित टीम ने जांच की। इस जांच रिपोर्ट में विभाग ने एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खरवार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण की मांग की है। इस नोटिस में विभाग ने एसडीपीओ को निर्देश दिया है कि वे अपनी जाति से संबंधित साक्ष्य के साथ 7 दिनों के अंदर लिखित पक्ष विभाग में जमा कराएं। बता दें कि एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खरवार मूल रूप से रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के चिरंदी पोस्ट स्थित ईटा के रहने वाले हैं। एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खरवार के खिलाफ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में लिखित शिकायत मिली थी कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरी ली है। अब नोटिस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग और जांच समिति अपना फैसला लेगी। वहीं इससे पहले भी एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खरवार को 3 मार्च 2021 को भी पत्र भेजकर उनसे उनकी जाति से संबंधित सबूत के साथ अपने लिखित पक्ष जमा करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष नहीं दिया, जिसके बाद विभाग ने एसडीपीओ पर लगे आरोपों की जांच करवाई, जिसके बाद विभाग के जांच में वे आरोपी सिद्ध हुए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव रणविजय सिंह ने आज रांची प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन के माध्यम से झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड चयन आयोजन में परीक्षार्थियों को द्वितीय परीक्षा पत्र में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका भाषा को शामिल कराने का आग्रह किया। संवाददाता सम्मेलन में रमेश सिंह, शिवाधार सिंह, कांग्रेस युवा नेता चंदन बैठा, भोला पासवान, अरविंद भारती, कांग्रेस के युवा नेता चंदन बैठा, गौरी शंकर महतो, मनोज, शुभम झा उपस्थित रहे। दुमका के पुराने समाहरणालय परिसर में सरकार के उपेक्षा से नाराज अखिल भारतीय आदिम जनजाति की विकास समिति
के सदस्यों ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन की शुरुआत की। धरना के बाद उपायुक्त के माध्यम से सरकार को अपनी 16 सूत्री मांगों का मांग पत्र सौंपा। वहीं समिति के महासचिव शिवचरण मालतो ने राज्य की बदहाली के लिए सरकार की आलोचना की। कहा कि आदिम जनजाति की मांगों को सरकार नहीं सुन रही है, जिसके कारण पहाड़ियों को पहाड़ से उतरकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है। समिति धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को विधानसभा के पटल पर रखने का काम करेगी, ताकि सरकार का भी ध्यान हमारी ओर आकृष्ट हो सके। इसके बाद भी सरकार ने अगर हमारी मांग नहीं मानी तो हम लोग रांची जाकर महाधरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग जो है इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर, अगर झारखंड सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो आने वाला विगत वर्षों में जो है हम लोग राज्य सरकार रांची में जाके हम लोग महाधरना का बैठेंगे, हम लोग महाधरना पर, क्योंकि हमारी जो समस्या है ये सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि हम लोग आज से नहीं 300 ईस्वी पूर्व हम लोग रहे हुए हैं। देश है कि झारखंड में आदिम जनजातियों की समस्या नहीं सुनी जा रही है और जो भी समस्याएं जा रही है वो दब रही है। इसलिए हम लोग झारखंड विधानसभा सत्र अवधि में ही धरना देकर दुमका उपायुक्त महोदय से मुख्यमंत्री माननीय राज्यपाल महोदय, कल्याण मंत्री और विपक्ष के नेता को अपनी समस्या को विधानसभा पटल पर रखने के लिए प्रेषित करेंगे। चूँकि हम यहाँ काफ़ी परेशान हैं और हम लोगों की कोई सुनने नहीं जा रहा है। क्या समस्या है जिस तरह से यहाँ पर आदिम जनजातियों को की ज़मीन जो है अवैध रूप से लूटी जा रही है और पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र के ज़मीन में लीज पट्टा देना गैर कानूनी है। ज़मीन के चले जाने से पहाड़िया लोग समाप्त हो जाएंगे। आप देख रहे हैं राजमहल राष्ट्रीय धरोहर है और लगातार उसका उत्खनन हो रहा है, जिससे राजमहल की पहाड़ियाँ अब समाप्त होने के कगार पर है। पहाड़िया है तो पहाड़ है, पहाड़ बचेगी तो पहाड़िया बचेंगे। उसके अंदर सारी समस्याएं निहित हैं। संथाल परगना में आने वाले दिनों में एग्रीसी ड्रोन तकनीकी किसानों के लिए वरदान साबित होगा, जिसके जरिए खेतों में कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। सिर्फ किसानों के लिए आर्थिक तौर पर यह फायदेमंद नहीं है, बल्कि कम समय में किसान पूरे खेत पर दवा का छिड़काव कर सकते हैं। खासकर वैसे फसल जो काफ़ी घने हैं, उसमें ड्रोन के जरिए दवा का छिड़काव काफ़ी सहायक तरीके से माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि यह सामान्य किसानों के लिए अभी महंगा है, लेकिन कृषि महकमा भविष्य में कृषि यंत्र बैंक के माध्यम से इसकी सुविधा किसानों को उपलब्ध कराने की दिशा में पहल कर सकती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसके एक यूनिट की कीमत 3 से 4 लाख है। बताते चले कि कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म में ड्रोन से फसलों पर दवा का छिड़काव कर इसका प्रशिक्षण किया गया है। इस ड्रोन की क्षमता 10 लीटर की है, जिससे एक दिन में 20 से 25 एकड़ भूभाग में लगे फसलों पर दवा व खाद का छिड़काव आसानी से किया जा सकता है। ड्रोन के द्वारा एग्रीकल्चर में कैसे इसका यूज किया जा सकता है। आप जान रहे हैं कि ड्रोन के द्वारा बहुत बड़ा काम किया जा रहा है, बम तक गिराया जा रहा है। अब इसको एग्रीकल्चर में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, आप देख रहे हैं यहाँ 2 ट्रायल एक साथ हो रहा है। एक तो ड्रोन का ट्रायल हो रहा है और दूसरा ट्रायल हम लोग इफ्को का नया खाद बना है, यूरिया का विकल्प बना है, नैनो फर्टिलाइजर, उसका भी हम लोग साथ ही साथ दोनों ट्रायल कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि वैसे जगह पर जहाँ पर कि आदमी का जाना मुश्किल हो जाता है, झाड़ी नुमा जहाँ है या बड़ा पेड़ है, उस पर भी स्प्रे करना है, तो इसमें बहुत इजी हो जाएगा। पेस्टिसाइड्स आप समय भी बचेगा, लेबर कॉस्ट बचेगा और साथ ही साथ यूनिफॉर्मली जो मशीन कर रहा है तो यूनिफॉर्मली हर जगह स्प्रे होगा। इसका एग्रीकल्चर में बहुत लाभ होगा। कंपनी के द्वारा डिमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। हमारे दुमका के VK में हमको पता चला है कि शायद इससे पहले चतरा के VK में भी किया गया है इसका डेमोन्स्ट्रेशन। ये डेमो होने के बाद फिर गवर्नमेंट के द्वारा सोचा जाएगा कि इसको सब्सिडी पर कुछ सप्लाई करे या गवर्नमेंट खरीद करके चलाए, तो इससे फ़ायदा किसान को होगा आने वाला। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ 21 भारत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके पास कुछ खबरें हो तो उसे देने के लिए हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।